आइए दोस्तों, हम देखते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत वैदिक संस्कृति। तो सिंधु सभ्यता के पतन के उपरांत जिस संस्कृति का जो संस्कृति उत्पन्न हुई उसे वैदिक संस्कृति कहा गया है। तो सिंधु सभ्यता के जो पतन का प्रमुख कारण है, उससे संबंधित प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे कि सिंधु सभ्यता के पतन में वाह्य अथवा आर्य आक्रमण के चलते जो है उसका पतन हुआ, तो यह कथन किसका है? तो गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर द्वारा यह तथ्य रखी गई है। उसके बाद सिंधु सभ्यता का पतन जो है बाढ़ के चलते हुआ है। इस मत के जो समर्थक हैं वो एस.आर. राव, जॉन मार्शल और मैके हैं। इसी क्रम में जलवायु परिवर्तन द्वारा सिंधु सभ्यता का पतन, इस मत के समर्थक आर.एन. स्टाइल, ए.एन. घोष, भूतात्विक परिवर्तन एम.आर. साहनी तथा प्राकृतिक आपदा के चलते सिंधु सभ्यता का पतन हुआ, इसके जो है समर्थक है कैनेडी। तो मैच द फॉलोइंग के अंतर्गत यह तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नई सभ्यता प्रकाश में आई, जिसकी जानकारी हमें वेदों से मिलती है, उसे हम वैदिक काल कहते हैं। अब आर्यों का मूल स्थान और विद्वान, जो यह बताए कि आर्य कहाँ से आए हैं। तो आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया, इसको मैक्स मूलर ने बताया। उत्तरी ध्रुव इनके निवास स्थान, इसके समर्थक हैं बाल गंगाधर तिलक। सप्त सैंधव प्रदेश, अविनाश चंद्र दास। डेन्यूब नदी की घाटी या हंगरी, ये गार्डन महोदय। जर्मनी का मैदान पेनका द्वारा, तथा तिब्बत का पठार दयानंद सरस्वती के द्वारा। इस प्रकार आर्यों की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। कुछ तथ्य जो हैं कि ऋग्वेद के बारे में, जैसे कि वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी, जिसका वर्णन कई बार हुआ है। दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण और पवित्र नदी जो है कि सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी को नदीतमा कहा गया है, मतलब नदियों में उत्तम। परीक्षाओं में जो नदियों से संबंधित तथ्य हैं वो ये है कि गंगा का वर्णन जो है एक बार हुआ है, यमुना का वर्णन 3 बार हुआ है। यह परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसी प्रकार उनके उपनाम हैं, जैसे सतलज को सतुद्री कहा गया, राबी को पुरुषणी नदी कहा गया, चेनाब को अस्किनी कहा गया, झेलम को वितस्ता कहा गया, गंडक जो है सदा नीरा है, घग्गर दृश्यदती है। यह भी आता है मैच द फॉलोइंग के अंतर्गत। इसी क्रम में आता है कि सरस्वती तथा दृश्यदती नदियों के मध्य के क्षेत्र को हम ब्रह्मवर्त कहते हैं। ऋग्वेद के 5 कबीले हैं। 5 कबीले या पंचजन्य जो हैं वो अनु, द्रहु, पुरु, तुर्वस, युद्ध,
सभा समिति विदद व गण, ये जो है काउंसिल्स होती थी, कबीलाई परिषद होते थे। तो इन कबीलाई परिषदों के क्या कार्य होते थे? तो इनका कार्य जो है किसी मैटर पे विचार करना, विचारात्मक तथ्य, धार्मिक कार्य, सैनिक कार्य। जो सभा समिति विदद व गण है, जो परिषदें हैं, उनकी विचारात्मक, धार्मिक और सैनिक कार्य होते थे। इसी क्रम में देखते हैं कि दासराग युद्ध आता है, वो रावी नदी के तट पर भरतवंश के आर्य राजा सुदास व अन्य 10 राजाओं के मध्य हुआ। सुदास विजयी हुए। ठीक। पराजित जनों में सर्वाधिक प्रसिद्ध पुरु थे। बाद में इनकी मैत्री हुई। तो यह प्रश्न आता है कि किस नदी के तट पर हुआ? तो रावी नदी के तट पर। और भरत वंश के जो राजा हैं वो सुदास हैं, तथा अन्य जो अनार्य राजा हैं उनमें जो पुरु है वो प्रमुख है। सूत रथकार करमार, जिन्हें रत्नी कहा जाता था। ठीक। जिनकी संख्या, रत्नियों की संख्या 12 होती थी। इनके काम होते थे कि राज्याभिषेक के वक्त ये सभा में उपस्थित होते थे। रत्नी, तो रत्नी कौन से हैं? सूत रथकार करमार। स्पष्ट जो है गुप्तचर को कहा जाता था। व्राज्यपति गोचर भूमि या का अधिकारी। विदध जो है आर्यों की जनसभा, सर्वाधिक प्राचीन होती थी। सर्वाधिक प्राचीन आर्यों की जनसभा को विदध कहा जाता है। सभा जो है कि मुख्य लोगों की संस्था की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुआ। सभा में वृद्ध और अभिजात्य वर्ग दोनों होते थे। समिति जो है केंद्रीय राजनीतिक संस्था है, या समिति को हम लोग आम लोगों की संस्था भी कहते हैं। समिति के सभापति को ईशान, ठीक, वैदिक काल में कहा जाता था। समिति का काम जो है राजा के कार्यों पर नियंत्रण रखना। उग्र व जीवग्र पुलिस को कहा जाता था। न्यायाधीश को प्रश्न विनाक। इसी क्रम में हम ऋग्वेद के कुछ मंडलों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कृषि संबंधी कार्य का जो विवरण है वो 4थे मंडल में है ऋग्वेद के। अंगिरस, ऋषि अंगिरस और कणों से संबंधित जो है 8वां मंडल है। इसी क्रम में देखते हैं कि ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता से संबंधित है। 10वें मंडल में राजा को राष्ट्र को बनाए रखने के लिए समर्पित रहना चाहिए कहा गया है। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत विवाह देखते हैं, विवाह के बारे में। तो उस समय बाल विवाह नहीं होता था, अंतरजातीय विवाह थे। ठीक। पर्दा प्रथा नहीं था, लेकिन नियोग प्रथा था। आजीवन अविवाहित कन्या को अमाजू कहा जाता था। कन्या के विवाह पर दिए गए उपहार को वहतु कहा गया। उस समय जो सूदखोर होते थे, यानी कि ऋणदाता,
उनको वेकनाट कहा जाता था। बादल को पर्जन्य कहा जाता था। स्त्रियों की दशा के बारे में देखते हैं तो स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था, यज्ञ करने का अधिकार था, परंतु राजनीति में ये भाग नहीं लेती थी और संपत्ति का अधिकार नहीं था। कुछ प्रमुख बिंदु और देखते हैं कि गव्य तथा गव्याति जो है चरागाह को कहा जाता था, बढ़ई को तक्षण, तांबा व कांसा को अयश, व्यापारी जो है पणि कहलाता था। धन्यवाद।